सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हमको अपनी सुरक्षा चाहिए, हमको अपना विकास चाहिए, हमको अपना सुख चाहिए। हमसे मतलब समणों को, क्योंकि समणों के लिए काम करता है, पर वो हमें मिल नहीं पा रहा है। हम बहुत लोगों के पास गए, ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं गए हो। जहां जहां लोगों के समूह हैं, जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जहां जहां लोगों के इकट्ठे होने का नाम है, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे गुरु के हैं, चाहे मतों के हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे एजुकेशनल हैं, चाहे वो कोई पैसे रुपए धेले के वाणिज्य के हैं, चाहे कोई लड़कों के दलबल है, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई महिलाओं का या कुछ। मुद्दतों के बाद कानों में ये आवाज आती है कि हमारा संघ। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि समन संगी है, संगी है। संघ और संघी शब्द में बड़ी ताकत सी महसूस होती है, बड़ा दम सा आता है, मुर्दों में थोड़ी जान सी पड़ती है कि कहीं कोई संघ है हमारा। बेशक अभी शैशव काल में है, बाहर निकल रहा है, पर है ये होने से। और जब कहते हैं कि कितने संगी आए, कितने संगी जुड़े, कितने संगी कहां पर हैं, कहां कहां पर संगी हमारे क्या क्या कर रहे हैं, सुखद सा अनुभव महसूस होता है। शरीर में ऊर्जा सी महसूस होती है। ये ऊर्जा तब महसूस नहीं होती जब कोई ये कहता है कि ये फलानी राजनीतिक पार्टी का है, फलाने संगठन का है, या किसी ग्रुप का है, या किसी धर्म का है, मजहब का है। ताकत तब महसूस नहीं होती। वो भी अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े ही सही लोग इकट्ठे तो हैं, पर संगी होने में वजन सा आता है, बड़ी सुखद सी अनुभव होती है। और कितने दिनों बाद संघ का शब्द सुनने में, बोलने में, जानने में, मानने में अच्छा महसूस होता है। शरीर को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। पुराने समय में कौसंबी जगह थी, कौसंबी, यमुना के किनारे। पैया पैया रई, यानी जिसको आज हम प्रज्ञाराज बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, उसके पास में, उस कौसंबी के पास में एक भद्रवती नाम का नगर निगम, निगम मतलब नाग से बने हुए जो शहर थे, नाग लोगों से बने हुए, उसमें एक सेठी था। सेठी मतलब आज के समय जिनको हम सेठ बोलते हैं, रिच लोग, उस सेठी बोला जाता है। संस्कृत भाषा में श्रेष्ठी बोलते थे, जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। पर सेठी, एक सेठी परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एक युवा बेटी। जिंदगी बढ़िया कट रही थी। भद्रवती नगर के अंदर प्लेग जैसी बीमारी, महामारी कोई भी आ गई। उस समय प्लेग नाम तो बाद में आया, पर साहित्यकार यूज करते, महामारी। उस महामारी में से बचने के लिए भद्रवती के लोगों ने उस निगम को छोड़ना शुरू किया। अच्छे खासे वो वहां के सेठी थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी बाप, पति पत्नी और बेटी वहां से निकल गए और पास के जो कौसंबी सिटी था, नगर था, निगम था, वहां जाके आसरा लिया उन्होंने। आसरा लिया तो वहां एक घोषित करके सेठी था, सेठ, जिसका संघ बहुत चलता था, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, कोई भी आए कोई भी खाए। उसको वहां का एक मित्र, एक सहायक उसको संचालित करता था। वो जो लड़की थी उसका नाम था, श्यामा लड़की थी तो सामा बोलते थे, काली लड़की थी तो सामा बोलते थे, सामा। तो सामा वहां गई और उसने पहले दिन 3 लोगों का खाना लिया, फिर दूसरे दिन गई 2 लोगों का खाना लिया, फिर तीसरे दिन गई तो एक ही व्यक्ति का खाना लिया। जो सहायक था, सेवा करता था, मित्र था, एजेड था, बड़ी उम्र का, उसने कहा, अब तुझे बेटी पता चला कि तेरी भूख कितनी है?
तो सामा ने कहा कि मैं समझी नहीं। तो उसने कहा कि पहले दिन तू 3 आदमियों का खाना खा गई और दूसरे दिन तू 2 आदमियों का खाना खाई। पहले दिन बहुत भूखी होगी, फिर तेरा पेट नहीं भरा होगा तो तूने दो दो आदमियों का खाना खाया, और अब तुझे पता चला कि खाना एक आदमी का खाना चाहिए, तो आज तू एक आदमी का खाना ले रही है। तो वो रोने लगी। रोने लगी तो उस मित्र ने पूछा क्या बात हुई। तो उसने बताया कि पहले दिन मेरे पिताजी मर गए। पहले दिन तीनों थे तो मैं 3 का खाना लेके आई, फिर मेरे पिताजी मर गए तो मैं 2 लोगों का खाना लेके गई, और मेरी माँ भी मर गई, तो अब मैं एक व्यक्ति का खाना लेके जा रही हूँ और मेरा यहाँ कोई नहीं है। उसको बड़ा तरस आया, उसने करुणा जागी, उसने उसको अपनी बेटी बनाया और बेटी बना के अपने घर ले गया। वहां उसके काम में हाथ बटाने के लिए उसने कहा कि पिता तुल्य उसको मानने लगी कि पिताजी मैं आपका हाथ बटाती हूँ, यहाँ जो व्यवस्था खराब है, क्योंकि एक साथ लोग आते हैं, भीड़ हो जाती है, खाना बंटने में बड़ी कुव्यवस्था हो जाती है, तो आप कहो तो मैं इसको व्यवस्थित कर दूं। उसने कहा ठीक है। तो उसने आने वालों का दरवाजा अलग बनवा दिया और जाने वालों का अलग। लोग आने वाले लोग आते थे खाना लेके, जाने वाले दरवाजे से जाते थे। व्यवस्था बन गई, शांति से खाना चलने लगा। एक दिन वो घोषित सेठ आया। उसने देखा बड़ी शांति है भंडारे में, तो संग भोज में। तो उसने पूछा ये व्रत कैसे बना, व्रत कैसे बना, आने जाने वालों का जो व्रत बना हुआ है कैसे बना। तो उस मित्र ने बताया कि ये मेरी बेटी जैसी है, इसने व्यवस्था की है और इसी ने ये व्रत बनवाया है, तो उसका नाम सामावत सामावती पड़ गया। सामावती। सामावती व्यवस्था देखती थी। नदी किनारे मेला लगा, मेले में वो गई अपने माता पिता के साथ। वहां राजा उद्यन आया। उद्यन ने सामावती को देखा, उस पर मोहित हो गया। उसने ढिंडोरा जो हरकारे थे उनसे कहा कि ढूंढ के लाओ ये लड़की कौन है। लड़की को ढूंढा गया। पता चला कि वो ऐसे ऐसे रहती है और उसके माँ बाप हैं और माँ बाप के साथ रहती है। माँ बाप को बुलाया गया, उनसे कहा कि भाई राजा के दरबार में इस लड़की को भेजो। उन्होंने मना कर दिया। राजा ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उद्यन ने, और उनके घर से बाहर उनको निकलवा दिया। सामावती को जब पता चला तो उसने अपने उस पिता से कहा कि आप मुझ पर यकीन रखो, मैं उसके दरबार में जाती हूँ और आपकी कोई इज्जत खराब नहीं होगी, मैं आपका मान सम्मान पूरा रखूंगी। वो राजा उद्यन के दरबार में गई, वहां जाके उसकी पटरानी बनी, फिर वो मुख्य रानी बन गई। जीवन चलता रहा। इधर एक और लड़की थी जिसका नाम था मागंदीय। मागंदीय एक ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की थी। उस ब्राह्मण ने एक दिन समण बुद्ध को देखा, समण गौतम को देखा, और उसको देखकर उसने निश्चय किया कि ये मेरी पुत्री के लिए, शादी के लिए परफेक्ट है। उसने अपनी लड़की को दिखाया, वो लेके गया। लड़की बुद्ध को देख के मोहित हो गई। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी लड़की को देख के ये अपना चीवर उतार के फेंक देगा, रूप में आ जाएगा और उससे शादी कर लेगा। वो इतनी रूपवती थी। पर समण गौतम ने कहा कि अब मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उस रात जब मुझे बोध प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो मार की तीनों पुत्रियां रति, एरति और तणहा, तीनों ने मुझ पर वार किया, मतलब राग, द्वेष और तणहा ने, और मैंने तीनों को पराजित किया। अब मेरा शरीर सिर्फ शरीर है जो चलता है, इसमें मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है, ना राग है, ना दोष है, ना ना इसमें तणहा है। अब मैं भावनाओं से पूरी तरह से रिक्त हूं, बस मशीन मात्र हूं, मनुष्य मात्र हूं, बाकी मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता, और अगर मैं शादी करूंगी तो बेकार है, मेरी खुद की पत्नी भी है, सब जानते हैं, जो अब मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरे अंदर कोई भावना नहीं। जो ब्राह्मण था वो समझ गया कि बहुत ऊंची बात कही है। वो पैरों में पड़ गया, उसकी पत्नी पैरों में पड़ी। उन्होंने वहां साधना सीखी और साधना सीख के वो अपना सोतापन हो गए। उनकी जो लड़की थी मागंदी है, वो जो चुल्ल मागंदी है उसका चाचा था, उसके यहाँ छोड़ दिया। वो उसको पालेगा, पोसेगा और बढ़ाएगा। एक दिन उदयन को वो लड़की कहीं गंगा किनारे तट पे मिली। उसने उसको देखा,
देखने के बाद उसने उससे भी शादी कर ली। अब उसकी 2 रानियां हो गई, एक रानी उसकी और भी थी, 3 रानियां, 3 उसकी पत्नी हो गई। मागंधीय और सामावती रहते थे साथ में। मागंधीय का सामावती से कोई ईर्षा नहीं, कोई ज्वेलसी, कुछ नहीं था। पर बुद्ध वहां कौसंबी में चारिका के लिए आए अपने भिक्षुओं के साथ में। सामावती की एक दासी थी जिसका नाम था खुजुत्तरा। खुजुत्तरा धम्म में बड़ी पारंगत थी। वो बुद्ध की उपासिका थी, बुद्ध के वचनों को सुनती थी, उनको मानती थी, उनकी अभ्यास करती थी। तो वो वहां सामावती को बुद्ध के उपदेश सुनाती थी। और भी वहां 500 दासियां थीं जिनको वो उपदेश देती थी, और भी दासियां वहां पे उपदेश देती थी। धम्म का वहां वातावरण था। सामावती को बहुत अच्छा लगता था और उसकी इच्छा थी कि वो बुद्ध को एक बार देखे। जब उसे पता चला कि बुद्ध अब कौसंबी में चारिका करते हैं, तो उसने अपने घर के अंदर जहां वो रहती थी, पसादा बोलते थे, वहां एक झरोका बनवा दिया। और झरोका बनवा के बुद्ध को चारिका करते समय देखती थी और धन्य हो जाती थी। मागंधीय बुद्ध से बहुत ईर्षा करती थी। ईर्षा का कारण था, अगर कोई रूपवती स्त्री, रूपवती इत्थी, इत्थी बोलते हैं पाली में, और कोई प्रपोजल उसके लिए वो खुद दे या उसके माता पिता दें, शादी का, बंधन का, प्रेम का, और वो रिजेक्ट हो जाए, मेल की तरफ से उसको मना हो जाए, मेल उसको मना कर दे, नर उसको मना कर दे, आदमी उसको मना कर दे, तो रूपवती स्त्री बहुत ज्यादा आहत होती है। उसका जो घमंड है, ईगो है, वो चूर हो जाता है और वो कई बार बहुत ज्यादा विरोध में आ जाती है अंदर ही अंदर। उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि इसने मेरी मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। प्रकृति का जैसा रीत और रिवाज है उसके हिसाब से। तो वो बहुत ज्यादा ज्वेलसी रखती थी। उसको मौका मिल गया थोड़ा सा कि ये बुद्ध के साथ में अटैच है, तो वो उससे भी ईर्षा करने लगी सामावती से। और उसको नीचा दिखाने के लिए उसने राजा उदयन के कान भरे कि राजा उदयन ये ऐसे ऐसे देखती है। राजा उदयन को बहुत खराब लगा। पर जब पता चला कि वो उसके उपदेशों के बारे में और उसके धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानती है, तो उसको समझ में आया। उसने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको कहा कि तुम्हें कुछ, तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो सामावती ने कहा कि बुद्ध के वचन आप महल में करवाइए, पसादे में करवा दीजिए। बुद्ध के पास संदेश भेजा, पर बुद्ध जाते नहीं थे। बुद्ध ने आनंद को भेज दिया। आनंद वहां जाते, आनंद वहां जाके उपदेश देने लगे। ये बात मागंधीय को और भी ज्यादा खराब लगी। कहां तो वो बुद्ध की ईर्षा और बहुत ज्यादा करती थी, और कहां अब वो उपदेश देने के लिए जाने लगे। मागंधीय ने अपने चेलों से, अपने जासूसों से, अपने लोगों से जो उसके इन्फ्लुएंस में थे, प्रभाव में थे, उनको खूब बुरा भला कहा। जो भिक्खु आते थे आनंद के साथ में, उनको खूब बुरा भला कहा, बुद्ध को खूब गालियां दी। आनंद ने ये बात बुद्ध को बताई कि वहां जाने का माहौल नहीं है, बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं, बहुत ज्यादा अपशब्द बोलते हैं, और आपके बारे में भी ऐसा कहते हैं, तो हमें यहां नहीं जाना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि हाथी की तरह चलो, थोड़ा बहुत कीचड़ आता है उसको देखो मत, हमारा काम है प्रचार करना, प्रसार करना, धम्म बताना। ऐसा आदेश लेके बुद्ध आनंद लगातार जाते रहे। 7 दिन तक वो चर्चाएं चलती रही। उसके बाद वो चर्चाएं खत्म हो गई, वो हार गए, थक गए। वो आनंद अपना काम करते रहे। इससे उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। परेशानी होने के बाद में उसने फिर उसके प्रति दूसरी चाल चली। दूसरी चाल चलने के लिए उसने एक, जो चुल मागंधीय था, जो उसका चाचा था, उससे एक सांप मंगाया। और राजा बांसुरी बजाने का शौकीन था। तीनों रानियों के यहाँ एक एक हफ्ते के लिए जाता था, तीनों के महलों में। जब सामावती का नंबर आया जाने का, तो मागंधी ने कहा कि सामावती के यहाँ नहीं जाना, आपको जान का खतरा है, ऐसा भ्रम उसने डाला। उदय ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मागंधी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। और वो बांसुरी लेके, बांसुरी में सांप रख के और उसमें फूल से उसको बंद करके राजा के साथ सामावती के पसादा में महल में गई। राजा जब सोने लगा तो उसने फूल निकाल दिया, और जैसे ही सांप बाहर आया उसने शोर मचाया, सांप सांप सांप। और उसने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि ये जो मागंदी है ये ठीक नहीं है, ये सामावती और आपको मारने वाली है, और ये बात सच निकली। देखो, ये सांप का इंतजाम इसने किया है। उदयन बहुत बड़ा तीरंदाज था, एक तीर से कई व्यक्तियों को मार सकता था। उसने सारी दासियों को और सामावती को एक लाइन में लगाया और तीर चढ़ाया और तीर मारा, पर तीर उसको लगा नहीं और तीर नीचे जाके गिर गया। उसको समझ में आया कि
जो भावना है वो ये कह रही है कि सामावती ठीक है। उसने सामावती को क्षमा कर दिया और उससे कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो पूरी बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सामावती ने कहा कि बुद्ध के दर्शन चाहिए, बुद्ध महल में आने चाहिए। बुद्ध के पास खबर भिजवाई, बुद्ध नहीं आए, पर आनंद आए भिक्षुओं के साथ में। उन्होंने वहां वचन दिए, प्रवचन दिए, और इस पर खुश होकर सामावती और उनकी 500 दासियों ने जो अपने अंग वस्त्र थे, यानी जो ओढ़ने के दुसाले थे, वो उनको चीवर के रूप में दे दिए। वो चीवर के रूप में जो दुसाले दिए, साल दिए, वो राजा ने उन रानियों को दिए थे और दासियों को दिए थे। ये बात मागंदी ने उनके कान भर दिए उदयन के, कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े उन्होंने भिक्षुओं को दे दिए, और 500 लेके गया है चीवर, 500 का क्या करेगा, 500 बेचेगा, ऐसा करके उल्टा भर दिया। उदयन उसके बहकावे में आ गया। उदयन ने कहा कि 500 चीवर का आनंद क्या करेगा जो लेके गया है। उसने वहां आनंद को बुलाया, आनंद से पूछा कि तुम जो 500 दुसालाएं लेके गए हो कल, उसका क्या करोगे। तब आनंद ने बताया कि हमारे यहाँ भंडार है, जब कोई भिक्खु के पास चीवर नहीं होता है तो हम उसको चीवर देते हैं। तो पूछा कि भाई उस चीवर का क्या करता है जो पुराना चीवर है। तो उसने बताया कि पुराने चीवर का वो तौलिया बनाता है, पायदान बनाता है, पर्दा बनाता है, बेडशीट बनाता है और उसके बाद जब वो गल जाता है तो उसके दिए की बाती बनाता है या उसका ढलना बनाता है। तो राजा उदयन बहुत खुश हुआ कि तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसने 500 दुसलाएं उसको और दी। यहां भी मागंदिया की हार हो गई। अब मागंदिया ने जब देखा कि उसकी हार हो गई और बात नहीं बन रही है, तो अपने चुल्लू मागंदिया चाचा को बुलाया, और जो सामावती का महल था उसमें तेल से बंधे हुए, तेल से तर कपड़े चारों तरफ बांधे और उसमें आग लगा दी। आग लगाने से सामावती और उसकी सारी दासियां मर गई, जल के मर गई, जल के मर गई। उदयन को शक हुआ। उसने मागंदिया को बुलाया और मागंदी से कहा कि तुमने मेरी कई बार रक्षा की, एक बार सांप से। जब तक सामावती रहती थी मैं बड़ा डरता था कि पता नहीं कब मुझे मार दे, कब ना मारे। अब जिसने भी सामावती को मारा है उसने मेरी जान बचाई है, बड़ा अच्छा किया है, ये बड़ा पुरस्कार का काम किया है और मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ऐसा जानकर के भी राजा बहुत खुश है। सामावती के मरने से उसकी जान बच गई। मागंदिया ने सारी सचनाएं, सारी घटनाएं, सारी सच्ची बातें उसको बता दी। मैंने किया है ऐसा, मैंने करवाया है, मेरे चाचा ने किया है, मेरे ये रिश्तेदार आए थे, मेरे वो आए थे, और आपकी देखो जान बचाई हमने, पहले भी ऐसा भी ऐसा भी, ताकि वो खुश हो जाए। उदयन ने बड़े खुश होने का कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, उन सबको बुलाओ और मैं उन सबको पुरस्कार दूंगा। मागंदिया ने सारे रिश्तेदार अपने बुलाए जो जो उसमें कृत्य में शामिल थे, और उसको इनाम के लिए कि वो इनाम मिलेगा। उदयन ने उन सबके जो रिश्तेदार आए थे उन सबको जमीन में गड़वा दिया और उनका सर ऊपर रखा, और सर के ऊपर कूड़ा करकट डालकर उनमें आग लगा दी। आग लगाने से वो चीखने चिल्लाने लगे। जो रानी थी, मागंदिया थी, वो खूब चिल्लाई, वो बेहोश होने लगी। पर मागंदिया पूरा पहाड़ बन गया, पत्थर बन गया, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके बाद ने उसने उसमें हल चलवा दिया और मागंदिये का मांस काट के पका के मागंदिये को ही खिलाया, मागंदिये को उसका मांस काट के खिलाया। ये सारी घटना के बाद में भिक्खुओं ने ये देखा कि कैसे उसका अंतपुर बोला करते थे, उसके महल को, अंतपुर को जलते हुए देखा, प्रसादा को जलते हुए देखा, रानियों को जलते हुए देखा, जो दासियां थी उनको जलते हुए देखा। तो वो बुद्ध के पास आए और बताया कि ये घटना हुई है। तो उन दासियों का क्या हुआ, सामावती का क्या हुआ। तब बुद्ध बताते हैं, 3 कथाएं हैं जो बताते हैं 21, 22, 23 धम्मपद के अंदर। घोषिताराम बुद्ध विहार की है, कौसंबी की। तो बुद्ध बताते हैं कि जो लोग गृहस्थ में रहते हुए भी अप्रमाद में रहते हैं उनका कल्याण होता है, और जो लोग प्रमाद में पड़े रहते हैं उनका कल्याण नहीं होता। प्रमाद मतलब लापरवाही, आलस्य में, और अप्रमाद मतलब जागरूक में, विजिल रहते हैं। तो ये कहानी जो बताई बुद्ध ने, इसमें 3 धम्मपद हैं कि जानकार लोगों को ये पता होता है कि उन्हें हर समय चौकन्ना रहना है, और चौकन्ना रहना हुआ जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सफल होता है। ऐसा उन्होंने 3 गाथाओं में, 3 बातों में ये बातें बताई। इस कहानी का जो सार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक ईर्षा, एक ईर्षा, एक, क्योंकि
किसी प्राउड में और ईगो में बाल बराबर का अंतर होता है। आप जज नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को अपने सौंदर्य पे प्राउड है, अभिमान है या घमंड है। अभिमान में और घमंड में बाल बराबर का अंतर होता है। अभिमान पॉजिटिव काम कराता है और घमंड नेगेटिव काम कराता है। ये बाल बराबर का अंतर अगर समझ में आ जाए तो कहानी कहीं की कहीं हो जाती है। आप बलशाली हैं, आप बहुत अच्छे प्रचारक हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका आपको अभिमान होना चाहिए, इसका सबको अभिमान होना चाहिए। पर इसका आपको अभिमान की जगह घमंड हो गया तो फिर इसके जो परिणाम हैं वो मागंदी जैसे आते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि घमंड नेगेटिव प्रॉपर्टी है और नेगेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाती है, पॉजिटिव को नहीं बढ़ाती है। किसी के गुण होना और गुणों के ऊपर अपना जीना या गुणों के ऊपर प्रसन्न होना या गुणों का बखान करना अच्छी बात है, पर गुणों का बखान करना या गुण होना और उसमें घमंड नेगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आना, यह खराब बात है। तो प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का है। आप किसी की तारीफ करें, अबे बहुत बढ़िया लग रहा है बे, ये नेगेटिव है, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, ये पॉजिटिव है। तारीफ आपने दोनों की है, पर एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। ये आपकी भावना के ऊपर है कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक महिला जो बहुत सुंदर थी और वो इस बात को नहीं समझ पाई कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो राग द्वेष मोह से मुक्त है। वो मना नहीं कर रहा है, वो हाँ भी नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। प्रस्ताव आपके पिताजी लेके गए हैं, दोष आपके पिताजी का है, शिकायत आपको अपने पिता से होनी चाहिए, पर शिकायत उससे हो गई जिसको ये नहीं पता कि जीवन में क्या चीज है और क्या नहीं है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, जिसके पास कोई महिला के लिए फीलिंग ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। और वो महिला वहां उनसे अटैच होने की कोशिश में खुद ईगो में जल के पूरा जिंदगी अपने रिश्तेदारों को सबको दांव पे लगा देती है और खत्म हो जाती है। संघ के अंदर काम करने वाले प्रचारक में अभिमान होना चाहिए कि वो संघी है। उसको इस बात का गौरव होना चाहिए कि वो बहुत बड़े संघ का हिस्सा है। उसको इस बात का अभिमान होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है। इस बात का उसको बहुत अच्छे से मान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। पर इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए। अगर इस बात का ईगो होगा, अपना नुकसान तो करेगा करेगा। जब अपना नुकसान करेगा तो संघ का साथ हो जाएगा, क्योंकि संघ का निगेटिव काम करेगा, फिर वो पॉजिटिव नहीं करेगा। यहां हम बहुत दिनों से ये बात बताते आ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ये समन संघ कर क्या रहा है और समन संघ का करने का कारण क्या है। समन संघ का करने का कारण है जो ये कर रहा है, क्योंकि हमने सारे अनुभव किए हुए हैं, सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हमको अपनी सुरक्षा चाहिए, हमको अपना विकास चाहिए, हमको अपना सुख चाहिए। हमसे मतलब समणों को, क्योंकि ये समणों के लिए काम करता है, पर वो हमें मिल नहीं पा रहा है। हम बहुत लोगों के पास गए, ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं गए हो। जहां जहां लोगों के समूह हैं, जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जहां जहां लोगों के इकट्ठे होने का नाम है, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे गुरु के हैं, चाहे मतों के हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे एजुकेशनल हैं, चाहे वो कोई पैसे रुपए धेले के वाणिज्य के हैं, चाहे कोई लड़कों के दलबल है, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई महिलाओं का या कुछ भी किसी भी तरह का है, हम सभी के पास गए और हमने सबसे एक ही बात कही, भाई देखो, अलग अलग काम करने से बात बनेगी नहीं। प्यार से भी कही, कठोर शब्दों में भी कही, जो जैसे हुआ ऐसा नहीं। कोई चिल्लाया तो हम खूब चिल्लाए, कोई प्यार से बोला तो हम प्यार से बोले, मतलब हमें बात को पहुंचाने से। इस बात को तो किसी ने मना नहीं किया कि इकट्ठे होना चाहिए, पर कोई इकट्ठा भी नहीं हुआ तो मना ही समझो, क्योंकि जब कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ और समझ में आ रहा है इकट्ठा नहीं हो रहा, तो पागल तो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं। पर वो अपने राग द्वेष मोह को बताता नहीं, उनको छुपा लेता है और दुनिया भर की कहानी सुनाता है। तो फिर हमने शुरू कर दिया कि भाई हम ही इकट्ठे होने चाहिए, हम ही सब इकट्ठे होंगे तो बात बनेगी। तो इकट्ठे होने का काम लगातार चल रहा है। अभी यहाँ भारती जी ने एक क्वेश्चन पूछा, मीटिंग में चल रहे थे वो, कि भाई उनके यहाँ से 2-3 लोग पंजाब में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वहां गए। क्या कार्यक्रम चल रहा है पंजाब में? बाम से बोरकर ग्रुप का 42वां अधिवेशन खत्म हो गया। वो 6 तारीख से था, 6, 7, 8 3 दिन चला। वो खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़ा महंगा कार्यक्रम होता है वो, उसमें टेंट वेंट लगते हैं, 20 लाख रुपया खर्च होता है उसमें, क्योंकि उसमें टेंट लगता है बहुत बड़ा, 3-4 दिन के लिए। उनमें रहने की व्यवस्था उनकी टेम्पररी होती है, फिर वहाँ हलवाई टेम्पररी लगता है, फिर वहाँ सब लोग अपना अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। अच्छा खासा 50-60 लाख रुपए का लेन देन होता है उसमें। पर वो करते क्या है? क्योंकि मैंने आगरे का अधिवेशन लगवाया था जब मैं मेसराम के साथ था, उसमें हम नीचे जमीन पर सोए, टेंट पर सोए, अपनी गाड़ी तुड़वाई, पैसा खर्च किया, कमर तुड़वाई, सही तुड़वाया, एक अनुभव करने के लिए कि आखिर उसमें होता क्या है। पूरा शुरू से लेकर आखिर तक करवाया और
सारे उसमें रहे, क्या चलता है क्या नहीं। मैंने देखा कि वहां क्या होता है, कुछ लोग हैं उनके सीईसी के मेंबर, वो पीछे एक कमरा बनवाते हैं, वो उसमें वो सारे बैठते हैं, फिर कहते हैं भाई पिछली बार तू रहा था, ये इस बार तू रहेगा। वो बंद कमरे में पद बांटते हैं आपस में। बाहर उनका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक पर्चा बनता है, अमूमन वही सब्जेक्ट होते हैं, घुमा फिरा के वही आते हैं। उन सारे सब्जेक्ट में एक बात कॉमन होती है कि दुश्मन दुश्मन ब्राह्मण दुश्मन, वो दुश्मन ब्राह्मण है, ये काम वो करते हैं। वो कभी दोस्तों का नाम नहीं लेते, वो कभी ये नहीं कहते कि हम आपस में दोस्त दोस्त हैं। वो उनके पास में अपने लोगों को जोड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं है, दूसरे लोगों का प्रचार प्रसार करने का या दूसरे लोगों को बमण बमण करके ब्राह्मण ब्राह्मण करके दुश्मन दुश्मन करके ऊपर हाईलाइट करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पर उनका एक भी वाक्य, एक भी सेंटेंस, एक भी कार्यक्रम इस बात में नहीं होता कि भाई अपने लोग कहाँ हैं, बल्कि वो हर साल टूट जाते हैं। मतलब एक बाम से फिर अगले साल दो तीन टुकड़े हो जाते हैं, फिर अगले साल उनके दो तीन टुकड़े हो जाते हैं। हमने ये बात कही उनको, उनको बुरी लगी। किसी बाम से वाले को आता है, बाम से वाला तो बहुत अभिमान के साथ कहता है कि मैं बाम सेफ में हूं। वो अभिमान उसका अच्छा है, क्योंकि बाम सेफ एक संस्था है, पुरानी संस्था है, बहुत लोगों ने सीखी है। पहले तो वही थी और तो कुछ था नहीं। ये तो हम जो विचार दे रहे हैं या जो ये विचार आया शंकर निकल के, ये तो बाद में आया है, पर बाम सेफ का पहले है, 78 से चल रही है। तो अभिमान के साथ कहता है तो अभिमान ठीक है उसका। पर हम थोड़ा सा प्यार से पूछ लेते हैं कौन सी बाम सेफ से आया है, तो बुरा मान जाता है। भाई ऐसे कर्म क्यों करते हो कि तुम बुरा मानते हो, हम पे बुरा मानते हो, अपने कर्म तुम सुधारते नहीं। ये गलत बात है। ये बात हम उनको बोलते हैं, भाई जब तुमने टुकड़े इतने कर रखे हैं तो हमारा फर्ज बनता है ये जानकारी करने का कि तुम कौन सी बाम सेफ हो। फिर कहते हैं जी बाम से तो सब एक ही है। अरे भाई एक है तो अलग अलग क्यों है? आप अंधेरे में बैठे हुए हो और कह रहे हो बाहर सूरज निकला है, यार कहाँ निकल रहा है सूरज? ये बातें करके नहीं, छोड़ो, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो वह अधिवेशन में मंच लगती है, बहुत बड़ी ऊंची मंच लगती है, उस मंच पे कुछ लोग बैठ जाते हैं, वो तैयारी करके आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं उनके। तुम्हारा सब्जेक्ट है कि लेटेस्ट सब्जेक्ट भी लेते हैं, जैसे अब SIR चल रहा है वो ले लिया होगा, पिछले दिनों संविधान चला, उससे पहले चुनाव चला, उससे पहले आरक्षण चला, वो लेटेस्ट चलते रहते हैं, जो समय टॉपिक चलते हैं वो चलते रहते हैं। वहां पर वो कुछ विद्वान लोगों को बुलाते हैं, विद्वान मतलब जिनके पास डिग्रियां हों, जिनके पास कोई पद हो, जिनके पास कोई सरकारी पोस्ट हो, जिनके पास कुछ ज्यादा पैसा हो, जिनके पास में कोई राजनीतिक पद भी हो, ऐसे लोगों को मंच पे बैठाते हैं। क्योंकि साधारण आदमी को बैठाएंगे तो उसका तो कौन पूछेगा, से कौन सुनेगा, साधारण की कोई वैल्यू तो है नहीं। संघ की तो अलग बात है कि संघ में सब साधारण है, पर वहां तो असाधारण लोगों को बैठाते हैं। वो लोग कुछ भी बोले, उनकी छूट है, वो बोलते रहते हैं, अपना बोल के उनकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। दोपहर का खाना खाते हैं, कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ कुछ रहते हैं, 3 दिन मेला लगता है। पर वो घटता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। जब मैं आगरे में हमने कराया था तो आगरे में बहुत लोग थे, और उसके बाद से वो घट रहे हैं, टुकड़े हो जाते हैं उनके, हर बार घट जाते हैं, कुछ मायूस हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। पर कुछ लोग हैं फिक्स, करीब 200 के करीब लोग फिक्स हैं उनके पास में, जो आते ही आते हैं। उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम बाम सेफ को छोड़ेंगे नहीं, बाम सेफ हमारी माँ है। अच्छा, उनमें कई लोग मरते मरते कसम दिला जाते हैं कि भैया बाम सेफ नहीं छोड़नी है। ये जो लकीर की फकीरी है कि बाम सेफ नहीं छोड़नी है, या बाम सेफ में रहना है, या हम मरेंगे बाम सेफ में, ये तब तो ठीक है कि जब आप तर्क वितर्क करो। वो तर्क वितर्क नहीं करते। वो कहीं अगर उनको कुछ कह दो कि भाई इन सबको इकट्ठा कर लो, ये सारी वाम सेफ हैं, वाम सेफ के नाम से इकट्ठे हो जाओ, तो भी काम हो जाएगा। पर उनकी चलती नहीं, क्योंकि कई बार इकट्ठा करने की बात हुई, एक बार हम भी गए इकट्ठा करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल 27-28 अगस्त की बात है। वहां जाके अब मैं तो बड़ा मुंह फट्टू, मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो साफ बोल दिया कि भाई तुम जो इकट्ठा कर रहे हो, तुम खुद नेता बनोगे या कैसे करोगे? तो मेरी बातें उनको बुरी सी लगती हैं। हालांकि उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि जी आप जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, पर मैंने मना कर दिया, कोई फायदा नहीं है। कुछ हो तो कुछ हो हाथ उड़ा नहीं है। कुछ हो रहा होता तो तुम मेरे को जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाते? कुछ हो नहीं रहा इसलिए बना रहे हो। तो मना कर दिया मैंने। तो मैंने कहा भी कटके सर को बना दो। कटके सर को जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो जो इकट्ठा करने वाला था काम, वो कटके सर के साथ भी नहीं चला, क्योंकि वो चलना ही नहीं था। हमें पता था कि सारे संगठन कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई किसी को मानेगा नहीं। तो 2-4 दिन तो उसमें बातचीत हुई, इसके बाद वो ग्रुप ग्रुप सब खत्म हो गए, कुछ फायदा वायदा उसमें हुआ नहीं। तो वहां कुछ हुआ नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं आए, और 1-2 लोग आए, उनमें झगड़े चलते रहे। उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे तो हो जाएंगे, वाम से मेरे को दे दो और राजनीतिक पार्टी तुम्हारी है। वो सौदेबाजी उसमें होती रही, वो बनी नहीं। और वो सौदेबाजी में बात नहीं बनी, तो इसलिए बात बनी भी नहीं। तो ये सब होता रहता है, पैसे वैसे खर्च होते रहते हैं, पर कोई कहने वाला नहीं है। मतलब समन संघ को छोड़ के कोई नहीं कहता। और समन संघ में भी अभी कुछ ज्यादा लोगों ने कहना शुरू किया है। थोड़े से ज्यादा लोग और कहना शुरू करेंगे तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या होता है कि ये तो सोसाइटी है, इसमें संघ है, जितने ज्यादा लोग कहेंगे किसी बात को उतना असर पड़ता है, जितने कम कहेंगे उतना कम असर पड़ता है। तो हम कहते आते हैं, कहते आते हैं, कहते आते हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं कि भाई चंदा जो होना चाहिए वो संगठनों में बंद होना चाहिए। चंदा बंद करने के नाम से बड़ी बिबलाहट होती है। ये समन संघ तो चंदा लेता नहीं, पर समन संघ कहता है कि भाई तुम जो चंदा ले रहे हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। अब बताओ क्या फायदा है? तुम अलग अलग लेते हो, पैसे खर्च कराते हो, अलग अलग तुम नेता बनते हो, अलग अलग मंच लगाते हो।
बात एक ही कहते हो, फायदा क्या? जब तुम्हें बात एक ही कहनी है तो इकट्ठे होकर कहो। जब तुम्हें काम एक करना है तो सबका चंदा इकट्ठा होना चाहिए। इवन तो चंदा लो ही मत, और ले भी रहे हो तो सेंट्रलाइज सिस्टम में लो, और अगर ले रहे हो तो कुछ उसका होना चाहिए। तो कितने 70-76 सालों से लगातार लगातार चंदा ले रहे हो, उससे पहले भी ले रहे हो, और उसको इकट्ठे करे जा रहे हो, इकट्ठे करे जा रहे हो, खर्च करे जा रहे हो, परिणाम आ नहीं रहे, तो उसको बंद करो। क्योंकि चंदा लेने से टुकड़े ज्यादा हुए हैं। ये जो हमारे संगठनों के टुकड़े हुए 29 लाख, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लोगों के पास में रोजगार की समस्या है। हमारे लोगों के पास में या तो नौकरियां हैं, तो नौकरियां भी है नहीं। प्राइवेट नौकरी में जाति पूछ के लगाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दोयम किस्म की स्थिति रहती है। तो जाति का प्रताड़ना रहती है, ऊपर से मजदूर होता है उसकी प्रताड़ना रहती है, तो पैसे वैसे मिलते नहीं। जब चाहे जब उसको निकाल के भगा दे, तो कुछ कह नहीं पाता। वहां पर ना बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो वो काम है, खेती मजदूरी का काम है, या मजदूरी काम है, या कोई 19-20 छोटे मोटे काम कोई और भी होंगे। तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जो लोग नारे लगाते हैं, झंडे उठाते हैं, और जिनको पर्चियां मिल जाती हैं काटने के लिए, वो जो पर्चियां होती हैं कि भाई पे बैक टू सोसाइटी की काटो, उसका एक बड़ा अच्छा खेल है कि आप पर्ची लेके जाओ, तो या तो पर्ची में पैसे कम लिखो, काउंटर फाइल में कहीं से 1000 मिले, उसमें एक जीरो हटा दो, 100 हो गए तो 900 जेब में रख लो, एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि पर्ची काटो और उसके बाद कह दो कि बुक खो गई। बुक है नहीं है, बहुत लोगों की खोती है बुक। सारे जितने भी संगठन है उनमें जिसकी भी क्या बोलते तबियत ठीक हो जाती है, वो अपनी बुक खो देता है, कहता है जी बुक खो गई। पूछो कितने पैसे आएगा जी, पैसे तो आए नहीं, बुक खो गई, दूसरी बुक दे दो। तीसरा क्या है, लोग अपनी बुक छपवा लेते हैं, दो दो बुक रखते हैं, एक अपनी छपवा ली वो रख ली, और एक जो संस्था से मिली वो रख ली। तो जो मोटी चिड़िया होती हैं वो काट के अपनी से के जेब में रख ली और बाकी जमा जमा कर दिए। कुछ वो ऐसा काम चला लेते हैं। अच्छा, ये छुटपुट की चालाकियां हैं जो वो करते हैं। कुछ खर्चा दिखा दिया, मुर्गा खाने का, दारू का, चाय का, पानी का, गाड़ी का, पेट्रोल का, कुछ खर्चे से काट लेते हैं। कुछ को कमीशन भी मिलता है 40% 60%, जितना इकट्ठा करके लाओगे उतना कमीशन तुम्हें मिलेगा। ये सारे तरीके तो वो है जो शेयरिंग के हैं, या उसमें से हिस्सा लेने के हैं। कोई नहीं दे रहा है तो किसी ना किसी तरीके से ले लेते हैं। इससे भी बेहतर तरीका है कि आप अपना ही खोल लो, काम ही अपना खोल लो। वो सबसे बढ़िया तरीका है। उसमें क्या है, बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी, उसमें ईमानदारी से पैसे लोगे। तो वो 2 टुकड़े कर लेते हैं, 3 टुकड़े कर लेते हैं, और फिर कहते हैं जी अब हम मनाएंगे बाबा साहब की जयंती, लाओ चंदा। आसामी तो उन्हीं के पास है ना, क्योंकि जिनका संपर्क है, जिनकी पर्ची काट रहे हो, वो तो पर्ची आपकी हो ही गई। अगर आप अपना खोल लोगे, अपना धंधा खोल लोगे, अपना संगठन खोल लोगे, तो जितनी आसामी आपने कलेक्ट की या जिन लोगों का आपने ग्रुप बनाया वो तो आपके, तो उनकी पर्चियां भी आप काटोगे, पैसा भी आप लोगे। तो भले ही ज्यादा ना मिले, पर जितना काटोगे वो भी बहुत है जो मिल रहा है। तो ये पैसे आने से संगठनों के टुकड़े होने का सबसे प्राइम कॉज है, सबसे पहला कॉज है, सबसे मुख्य कॉज है, सबसे मुख्य कारण है। इसलिए समन संघ ने साफ कहा कि समन संघ किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, चंदे टाइप में कभी नहीं रहेगा। अपना खर्चा अपने आप करो, संघ का खर्चा मिलकर कर लो, जो संघ को चाहिए वो ले लो, और जो आपने प्रचार सामग्री बांटनी है वो खरीदो और बांटो, या अगर कोई दान देता है सामग्री तो ले लो उससे और बांटो। इससे पैसे के ऊपर जिंदगी में भी कोई झगड़ा संघ के अंदर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। झगड़ा जब होगा जब यहाँ अकाउंट खुलेगा, झगड़ा जब होगा जब यहाँ पर पैसे इकट्ठे होंगे, झगड़ा जब होगा जब यहाँ पर्चे कटेंगी। इसलिए साफ कहते हैं कि अगर कोई समर संघ के नाम से पर्ची काटता हुआ या बांटता हुआ या लिखता हुआ या छपता हुआ मिल जाए, उसको पकड़ लो, मुर्गा बनाओ, 4 जूते लगाओ और एफआईआर करा दो, और साथ में हम भी कराएंगे एफआईआर। हमारी कोई पर्ची नहीं है आज तक, सिंगल पर्ची भी हमने नहीं काटी और ना हम काटेंगे, और ना ही हम कभी चंदा मांगेंगे। हमारा जो खर्चा है वो समर संघी खुद उठाते हैं। खर्चा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये पोर्टल का खर्चा है, हर महीने का इसका 7,000 रुपये जाता है। इसके बाद में और भी हमारे खर्चे हैं, प्रचार सामग्री भी हम बांटते हैं, वो भी दान में आती है, संगतियां लग रही हैं उनके भी खर्चे हैं, पर संघी अपने आप कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अभी तक कोई झगड़ा पैसे वैसे का है नहीं, और आगे भी होगा नहीं। पर उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, खासतौर से उन लोगों को जो बेरोजगार हैं। वो कहते हैं जी ये ठीक नहीं है, और जब वो कह तो पाते नहीं कि भाई हमारा रोजगार इससे चल रहा है, वो बेचारे बिलबिला के रह जाते हैं। वो कहते हैं ये समन संघ वाले ना आरएसएस के लोग हैं, ये समन संघ वाले ना बीजेपी के लोग हैं, ये समन संघ वाले ना आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अभी किसी ने हमको ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं या बीएसपी के लोग हैं। ये भी कहीं सुन लेंगे तो आ जाएगा, पर ये आता नहीं है। तो वो ऐसा बोलते हैं ताकि इनकी बात को ना माना जाए। पर बहुत लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, और इसको हम दोबारा प्रचार प्रसार में प्रसारित करेंगे कि भाई चंदा कभी नहीं, चंदे के लिए हमेशा के लिए मना। समन संघ चंदा ना लेता है ना देता है, तो और ज्यादा बात होगी। और बिना चंदे के जब समन संघ का इतना अच्छा काम चल सकता है तो आगे भी चलेगा। क्योंकि पहला जो समन संघ चलता था उसमें भी कोई चंदे का कहीं कोई सबूत नहीं है, कोई चंदा कभी नहीं इकट्ठा किया। और हमारी तो बात छोड़ो, जो धम्मिक संघ था बुद्ध का, उनके यहाँ भी कोई चंदा पर्ची नहीं करती थी। वो भी लोग आते थे, उपासक लोग, जो सामग्री दे के सामग्री ले लेते थे, खाने का सामान देंगे,
कपड़ा दे गए, कोई भिक्षा पात्र दे गए, ये 3-4 आइटम थी उनकी, और क्या था, बस उनका उसी में काम चलता था। आते जाते तो पैदल थे, कोई घर नहीं मकान नहीं, किसी ने बिहार बना के दे दिया, अपना रहे, और जब छोड़ छाड़ के चले गए, जिसका बिहार है उसका बिहार है, वो ले ले अपने आप। तो भिक्खु का कोई बिहार नहीं। तो धार्मिक संघ के अंदर भी इस तरह का सिस्टम था, और हमारा सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया था। वो सिस्टम दोबारा से समर संघ में लागू हुआ, उससे कई लोगों को परेशानी अभी भी है और बढ़ भी रही है, पर उसकी चिंता नहीं है। उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि समन संघ तेजी से लोगों को अप्रोच कर रहा है, और चीजें हमारी ठीक हो रही हैं और बढ़ रही हैं, कोई समस्या इसमें है नहीं ऐसी। और कई बार जो लोग अडमेंट हो जाते हैं, कई बार जो लोग अटक जाते हैं बीच में, कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, राग द्वेष, कोई मोह मूर्ता उनको पकड़ लेती है, तो उसका हमें फायदा भी होता है। ऐसा नहीं कि नुकसान हो, उसका फायदा ये होता है कि भाई तुम अपने राग द्वेष मोह को अपना दूरदार कर लो, और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने राग द्वेष मोह छोड़ दिए वो काम पे लग जाते हैं। तो अभी तक ऐसा हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को राग द्वेष मोह मूर्ता ने पकड़ लिया है और वो नहीं उसको छुड़ा पा रहा है, तो 4 लोग और जम करके आगे आ जाते हैं जिनके पास राग द्वेष मोह मूर्ता नहीं है। हो सकता है कुछ समय बाद काम करने के बाद उन्हें भी कोई राग पकड़ ले, उन्हें भी कोई दोष पकड़ ले, उन्हें भी कोई मोह मूर्ता पकड़ ले, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है कि समन संघ के अंदर लगभग सारी चीजें हमने लॉक की हुई हैं, पर एक चीज ऐसी है जो अभी अनलॉक है, और वो है प्रसिद्धि। जब प्रसिद्धि मिलती है व्यक्ति को, और जब चारों तरफ से उसको वाहवाही होती है, और जब उसको पूछता है, हम पहले भी इसमें कई बार धोखा खा चुके हैं, खासतौर से एक महिला के केस में। वो महिला साधारण महिला थी, या पोर्टल पर चलाया करती थी, बढ़िया अच्छा एंकरिंग वैंकरिंग करती थी, उनको लोग जानने लगे, उनको मानने लगे, वो महिलाएं सब उनसे प्रभावित हो गई। किसी ने उनकी हिस्ट्री पूछी नहीं, कहाँ से आई, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, उनका मोटिव क्या है, क्यों आई है, सब उन पर यकीन करते थे, हम भी यकीन करते थे। और जब उनकी फॉलोइंग अच्छी हो गई समन संघ के माध्यम से, तो वो यहाँ से महिलाओं को तोड़ के ले गई, उन्होंने अपना एक संगठन वंगठन बना लिया, और वहां से फिर इन्होंने वहां यहाँ बड़ी प्रचार किया। तो हमको लगा कि भाई अभी प्रसिद्धि यहाँ ऐसी चीज है जो लोगों को डाइवर्ट कर रही है, यानी प्रसिद्धि एक अभी बची हुई है, तो प्रसिद्धि का इलाज करेंगे इस बार जब संघ बैठेगा 1 तारीख को। तो ये जो प्रसिद्धि है, ये जो क्या बोलते हैं फेम है, ये भी एक राग का रूप है, इसको खत्म करेंगे, इसका भी कोई नियम लेके आएंगे अच्छा सा, ताकि ये प्रसिद्धि भी खत्म हो जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति काम करेगा तो प्रसिद्ध तो अपने आप होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब वीडियो बनाओगे, आप जब वायरल पोस्ट करोगे, आप जब अपना कोई काम करोगे, तो आपको अपना नाम छुपाने की आवश्यकता नहीं है, अपना चेहरा भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपका नाम लेता है तो उसे रोकने की भी आवश्यकता नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। पर आप काम इसलिए करो कि भाई आपकी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, आप बिना प्रसिद्धि के काम ही ना करो, आप साधारण रूप से काम करने की क्षमता ही खो दो। अगर आपको प्रसिद्धि ना मिले तो आप परेशान हो जाओ, आपको अगर प्रसिद्धि ना मिले तो आप उग्र हो जाओ, आपको अगर प्रसिद्धि ना मिले तो आप शांत हो जाओ, आपको प्रसिद्धि ना मिले तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ, आपको प्रसिद्धि ना मिले तो आप कुछ उल्टा सीधा काम करने लगो, आपको प्रसिद्धि ना मिले तो ये अवस्था ठीक नहीं है। ये अवस्था खुद व्यक्ति के लिए भी अच्छी नहीं है, और संघ के लिए तो नुकसानदायक है ही। पर इसका आपके इलाज करेंगे, अब 1 तारीख को इसके लिए अच्छा सा एक नियम बनाकर पास करवाएंगे। अगर हो जाएगा पास तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर अगले में ट्राई करेंगे, तो कोई समस्या है नहीं। तो मेरी बातों से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो अच्छी बात है, वो सोचे। और फिर भी अगर किसी में कोई ईगो है में, और मुझे लगा किसी को लगा हो कि भाई मैंने कोई खराब बात की है, तो मैं संघ से दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामी।